So, the chapter which we are going to start is General Organic Chemistry, or the first chapter of Organic Chemistry of class 11th, and we are taking it for our basic level or school level examination along with some or few conceptual part if it comes in examination. यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को लेकर के डिस्कशन किया गया है। पहले कार्बन का इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर अगर हम बुक की बात करते हैं तो बुक में सबसे पहले पेज में एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई थी। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जीलियस, और बर्जीलियस का कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक डिवाइन फोर्स पाया जाता है, एक दैवी शक्ति पाई जाती है, या यूँ कह लें कि दे आर क्रिएटेड बाय गॉड, या यूँ कह लें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है केवल वही ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं और नॉन लिविंग सब्सटेंस से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। पर तीन साइंटिस्ट आए, एक का नाम था वोलर। वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। फिर उसके बाद आए कोल्बे, उन्होंने जो है मॉलिक्यूल से एसिटिक एसिड बना दिया इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मदद से। उसके बाद आए बर्थलॉट, बर्थलॉट ने तो एलिमेंट से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन बना दिया। तो बर्थलॉट ने बनाया एलिमेंट से मीथेन, कोल्बे ने बनाया मॉलिक्यूल से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एसिटिक एसिड, और जो वोलर साहब थे उन्होंने अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आइसोमराइज करके कन्वर्ट कर दिया किसमें, यूरिया में, और इससे वाइटल फोर्स थ्योरी वहां पर कैंसिल हो गई। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। अगर हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, अगर हम लिमिटेड स्टेट कंडीशन देखें तो इसकी वैलेंसी 3 होती है, और जनरली इसकी वैलेंसी 4 पाई जाती है। ये जो 4 वैलेंसी है इसका रीजन है 3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन जब किसी डिसिमिलर एटम के साथ कंबाइन करना शुरू करता है, उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, तो कार्बन एज ए सेंट्रल एटम गेट्स एक्साइटेड। कार्बन एक्साइट हो जाता है, इसका s का इलेक्ट्रॉन जंप लगा के p में चला जाता है, और जहां पर पहले 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से इसकी वैलेंसी 4 हो जाती है। अब ये 4 वैलेंसी 3 तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। अगर सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा बन गए, यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन गए, तो हमने कहा कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है। फिर हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाए और 1 पाई बॉन्ड बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं ओलिफिन या ऑयल मेकिंग कंपाउंड या एल्कीन्स। ऐसा भी हो सकता है कि 2 कार्बन के बीच में जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 2 पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही हो, यानी कि वो कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो और 2 पाई बॉन्ड बना रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास अगेन एक नया टाइप का अनसैचुरेटेड कंपाउंड आता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइलिन या एल्काइन। तो एल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, एल्कीन में होता है sp2, और एल्केन्स में होता है sp3। कैसे पता लगाएंगे? आप कोई भी कंपाउंड बना लीजिए, और कंपाउंड बनाने के बाद अब जब काउंट करेंगे, रिमेंबर कंपाउंड बनाने के जब हम काउंट करेंगे तो जहां पर भी हमको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा वो सिग्मा होगा, जहां पर डबल दिखाई देगा वहां पर 1 सिग्मा और 1 पाई होगा, और जहां पर ट्रिपल दिखाई देगा वहां पर 2 पाई और 1 सिग्मा होगा। रिमेंबर 1 सिग्मा 2 पाई नहीं, 2 पाई 1 सिग्मा, क्योंकि पहले वहां पर पाई बॉन्ड बना था, बाद में सिग्मा बॉन्ड। देन वी कम्स टू एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला बताया गया है CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। एक और जनरल फॉर्मूला ले लें हम एल्काइन, CnH2n+1, जैसे मिथाइल CH3, इथाइल C2H5। तो
तो अगर आप ध्यान से देखोगे फॉर्मूले के अंदर तो हमारे पास आता है कि 2 कार्बन हो गए, तो CnN2 हो गया, H2n + 1, तो H2n 2 था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया तो 5 आ गया, तो यानी इथाइल, तो C2H5 है, यानी कि जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया दैट इज वेरी करेक्ट। इज इट क्लियर? देन वी कम टू रूल्स फॉर IUPAC। रूल में अगर बात करते हैं, जैसा मैम ने आपको डिस्कस किया या जैसा हम लोग क्लास लेवल स्कूल लेवल में पढ़ते हैं कि भाई पहला रूल हमारे पास क्या आ रहा है कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन खोज लेंगे कि लंबी चेन क्या है। ठीक है, लंबी चेन खोजा, हमने नाम दे दिया रूट कार्बन कहते हैं। लंबी यानी कि रूट कार्बन का मतलब यह है कि हम उस मेन चेन को क्या नाम देंगे। अगर एक कार्बन की मेन चेन है तो हम मेथ कहेंगे, आगे अगर एल्केन है तो एन हो जाएगा मीथेन, अगर एल्कीन है तो मीथीन, एल्काइन है तो मिथाइन। अगर 2 कार्बन है तो इथेन, इथीन, इथाइन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। यानी इस तरीके से हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन वाली बात आ जाती है। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट आता है। सब्स्टिट्यूएंट यानी कहां से जुड़ा हुआ है, तो कहां से जुड़ा हुआ है यानी कि हम काउंट करें कि भाई कौन कहां से जुड़ा हुआ है। मान ली कोई बाहर से कोई चीज लगी हुई है, डबल बॉन्ड लगा है, मान लो एक कंपाउंड है हमारे पास, उसमें डबल बॉन्ड लगा है, 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो जहां से वो डबल बॉन्ड नजदीक आएगा उस तरफ से काउंटिंग करके उसको नेमिंग कर देंगे, और इसको हम कहते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। 2-4 जुड़े हुए हैं तो काउंटिंग करके देखिए, पोजीशन को पता लगाइए, पोजीशन को जोड़ दीजिए, तो जो पोजीशन सबसे छोटी निकलेगी वो कहलाएगी हमारे पास लोवेस्ट सम रूल, और उसको हम प्रेफरेंस लेकर के उसकी हम नेमिंग कर देंगे। सो नाउ वी आफ्टर नेमिंग द एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, we move to functional group. तो फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप। आखिर ये फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल ग्रुप आर दोज एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम which when attached to a carbon compound its property changes, or we can say these are the atoms or group of atoms which determine the property of compound. For example, OH. When OH is attached, it will become alcohols, and therefore we have a new formula for these compound that is CnH2n plus 1 plus OH, and this becomes alkanols. एल्केन था, एल्केन के अंदर ई हटाया और अल्कोहल का OL लगा दिया, तो क्या हो गया? एल्केनॉल। इसी तरीके से हमने CHO ग्रुप लगाया, और CHO ग्रुप लगाने से हमारा कंपाउंड बन गया एल्डिहाइड, और जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो हम अल लगाएंगे, और कभी कभी कार्बल्डिहाइड के भी नाम से इसको अटैच करेंगे जब हायर लेवल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे। बट अभी तो हम अल लगा के, जैसे एक कार्बन कंपाउंड है और CHO है, जैसे HCHO, तो इसमें कार्बन कितना है? 1 है, और ऐसी कंडीशन में जब एक कार्बन होगा तो हम इसको कहेंगे मीथेनल। मीथेन तो था ही, ई हटाया तो मीथन हो गया, और AL लगा दिया अल्डिहाइड का, ठीक है, और अल का वहां पे हो गया मीथेनल। मीथेन था, ई हटा के AL लगा दिया तो मीथेनल हो गया। फिर हमारे पास आया C डबल बॉन्ड O। ध्यान रखिएगा ये ग्रुप हमेशा बीच में होगा। अगर कहीं कॉर्नर में C डबल बॉन्ड O लगा है तो वो कीटोन नहीं है, वो कोई और कंपाउंड हो सकता है, कोई और ग्रुप हो सकता है। अगर हमको कीटोन लेना है तो C डबल बॉन्ड O इधर रहे, और कम से कम एक कार्बन इधर और एक कार्बन दूसरी तरफ रहे, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो कहलाएगा ओन। या जैसे मान लीजिए, और इसके लिए क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो C डबल बॉन्ड O है बगल में कम से कम एक कार्बन इधर, कम से कम एक कार्बन इधर, तो यानी कम से कम कार्बन वाला कीटोन कितने कार्बन का होगा? 3।
क्योंकि बीच में CO है और एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, जब तक 3 कार्बन नहीं होंगे कीटोन नहीं बनेगा। तो सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का। और 3 कार्बन का कंपाउंड नॉर्मल क्या होता है? प्रोपेन। तो E हटाया और ONE लगा दिया, कीटोन का ONE लगा दिया होता तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। PROPANE था, E हटाया तो PROPANONE, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्लियर है बात? इसी तरीके से अगर हमारे पास COOH, ये हमेशा कॉर्नर में होगा, ठीक है। अगर बीच में कहीं लग गया तो उसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में हो जाएगा। अदरवाइज अगर कार्बन में है, कॉर्नर में है, तो हम टर्म यूज करेंगे ओइक एसिड। जैसे HCOOH, एक कार्बन है और COOH लगा ही हुआ है वहां पर, तो एक कार्बन का COOH यानी मीथेन, E हटाया और ओइक एसिड लगा दिया तो क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड। CH3COOH, 2 कार्बन हो गए, COOH है वहां पर, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 कार्बन कंपाउंड यानी इथेन और ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। इस तरीके से अगर 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन है ब्यूटेनोइक एसिड। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई ग्रुप ऐसा आ जाए जहां लिखा हो COOR, अब ये R क्या है यहां पर? तो R है एल्किल ग्रुप, यानी कि मिथाइल, इथाइल, इसके लिए मैंने फॉर्मूला दिया था CnH2n+1, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो जब ये फॉर्मूला हम लगा लेते हैं तो वहां पे मिथाइल ग्रुप हो गया, तो वो हो गया एल्काइल ग्रुप या R। हमारे पास एक कंपाउंड है HCOOCH3, ठीक है, क्योंकि R तो एल्किल ग्रुप है, तो HCOO, तो मिथाइल तो लगा है बाहर और COO हमारे पास अलग है, ठीक, क्या हो जाएगा? मिथाइल मिथेनोएट। यानी जब भी ऐसा ग्रुप हो COOR, वहां पे लगेगा OH, ठीक है, OH, और R को नाम लिख देंगे, R का एल्किल ग्रुप, जैसे हमारे पास होगा CH3COOC2H5, तो C2H5 क्या हो गया? इथाइल, और CH3COO है, ठीक, क्या हो जाएगा? इथेनोएट, तो इथाइल इथेनोएट। CH3 CH2 COO C3H7, अब C3H7 क्या हो गया? प्रोपाइल, 3 कार्बन का हो गया, और वहां पे क्या है? CH3 CH2 CO, 3 कार्बन ये भी है, तो प्रोपाइल प्रोपेनोएट। हमारे पास है CH3 CH2 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 COO CH3, अब CH3 है यहां पर, तो मिथाइल, और यहां पे 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट, तो मिथाइल ब्यूटेनोएट। तो इस तरीके से नेमिंग चलती चली जाएगी। अगर कहीं ग्रुप लगा हुआ है COCl, COCl जब भी लगा होगा तो वहां पे जो नेमिंग होती है उसको कहते हैं ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। अब जैसे हमारे पास है HCOCl, तो कितने कार्बन इसमें? एक है, एक कार्बन कंपाउंड कौन सा होगा? मिथ, ऑयल, मिथेनोइल क्लोराइड। C2H5, सॉरी CH3COCl, अभी क्या हो जाएगा? इथेनोइल क्लोराइड। CH3 CH2 COCl, 3 कार्बन हो गए, तो प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, तो प्रोपेनोइल क्लोराइड। इस तरीके से इसकी नेमिंग होती जाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से लगा हुआ है ROR, जब ऐसा ग्रुप होकर कहेंगे ईथर, मान लो ये R है CH3 और ये भी CH3 है, तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 हो गए ना, 2 मिथाइल हो गए, तो डाई मिथाइल ईथर। मान लो यहां पर ये R डैश है, यानी कुछ और है, यहां है C2H5 और यहां पर है CH3, ठीक है। अब क्या लिखें भाई? तो पहले लिखेंगे इसको इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। लेकिन अगर IUPAC नेमिंग करनी होगी तो लिखेंगे मिथॉक्सी, क्योंकि यहां पे मीथेन था और यहां पे O है और यहां पे क्या? इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अगर यहां पे भी इथाइल और यहां पे भी C2H5 है
तो डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन। यहाँ पे C3H7 हो गया और यहाँ पे C2H5 है। अब प्रोपॉक्सी इथेन नहीं होगा, क्या होगा? इथॉक्सी प्रोपेन। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। जैसे जैसे हम लोग इन चीज़ों को देखते चले जाते हैं, अगर NH2 लगा है कहीं पर तो अमीनो यूज़ करते हैं, ठीक है। CONH2 लगा है तो एमाइड, और अगर NO2 लगा है तो नाइट्रो, और कहीं अगर ये ONO लगा है, देखिए NO2 NO2 ऐसे जुड़ा है तो नाइट्रो, और अगर ऐसे जुड़ा है ONO तो ये हो जाएगा नाइट्राइटो। NO2 लगा है तो नाइट्रो, और ONO लगा है तो नाइट्राइटो हो जाएगा। After talking about this functional group, now we move to the part that is cyclic compound. Now cyclic compound is of two types, either it is saturated or unsaturated. Saturated cyclic compounds such as cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, etc. It might be cyclopentene, cyclopentine, cyclobutane, cyclopropene, etc. There are a special type of cyclocompounds which are generally named as aromatic. Now, why they are aromatic? Because they obey Huckel rule. What is Huckel rule? Huckel rule says that there should be a combination of single bond, double bond, single bond, double bond, or sigma bond and pi bond conjugation along with 4n plus 2 pi electron. Whenever it is found, it will show aromatism or aromatic behavior. For example, benzene is there. If you see benzene, you can see that there are double bond, single bond conjugation is there. 4n plus 2 pi electron, 4n plus 2 pi electron. Now these are the pi electron. So how many pi electrons are there? 2, 4, 6. That means if n is 1, it is 6, and therefore it is very correct. This is what? Aromatic compound. Right? And these type of compounds are known as benzoid aromatic compound. Now if something is substituted to this benzene, इस बेंजीन से कोई चीज सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, इसे मान लीजिए OH लगा दिया, ये पोजीशन कहलाएगी ऑर्थो, ये पोजीशन कहलाएगी मेटा, और ये कहलाएगी पैरा. So we can say that if benzene is there and any substituent is there, the first coming position is said to be ortho, the second is meta, and third is para. The para position is more stable as attraction and repulsion is minimum over there. Now we come to isomerism and isomers. So after this we will take a new topic that is known as isomerism and isomers. If we talk about isomerism, अगर हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें तो आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके अंदर की एक ही मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट डिफरेंट अरेंजमेंट में रखा जा सकता है, और जो इसके डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे वो कहलाएगा आइसोमर, और जो फिनोमिनन है या जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये अरेंजमेंट डेवलप होते हैं, दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म. So isomerism is a phenomenon of existence of a same molecular constituent in different form, and the different forms are known as isomers. Now this isomerism can be classified into three categories. One is structural isomerism, other is stereoisomerism, and third one is conformerism or rotamerism. Here we will take two: structural isomerism and geometrical stereoisomerism. Structural are of four types: chain, position, functional group, and metamerism. Now in case of chain isomerism,
same molecular constituent is there, but length of carbon chain varies. For example, this is a compound known as 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, that means hexane. And this is also a compound 1, 2, 3, 4, 5, 6, but this is 3-methyl pentane. Now 3-methyl pentane and hexane are chain isomer because they have the same molecular constituent, they have same nature of same functional group also, but the length of the carbon chain varies. Then we come to position isomerism. Here same constituent, same length of change, but substituent varies. Now for example, we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon chain compound having here one more group, that is 2-methyl hexane. Now this is 3-methyl hexane. So 2-methyl hexane and 3-methyl hexane, both are hexane, both have methyl, but the position of methyl varies and therefore it is known as position isomerism. Then we come to functional group isomerism. Same molecular constituent but different functional group. That means a group of atom which is determining the property of substance is different. For example, C2H5OH. If you watch, there are 2 carbon, 6 hydrogen, 1 oxygen, and this is alcohol. And another is CH3OCH3. If you watch it again here, there are 2 carbons, 6 hydrogen, 1 oxygen. And this is alcohol and this is ether. This is liquid, this is gas. This is solvent and this is a gaseous substance, this is polar, this is non-polar. So various properties also vary by virtue of isomerization. And then we have metamerism. Now metamerism is same molecular constituent, same functional group, but the alkyl group which is attached to the substituent are different. For example, C2H5O C2H5. Now this is ethoxyethane. This becomes C3H7CH3. Methoxypropane. If you see ethoxyethane and methoxypropane, you will find 4 carbon, you will find 10 hydrogen, you will find 1 oxygen. So both have same molecular constituent, same functional group, but the alkyl substituent to the functional group are different. वो जो functional group हमारा O है, उसके अगल बगल में लगा होने वाला alkyl group वो वेरी करता है. कार्बन नंबर सेम है, कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन के सेम है, हाइड्रोजन सेम है, सब कुछ सेम है, खाली वेरी किसमें कर रहा है कि फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल में आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एल्किल ग्रुप डिफरेंट है. फिर हमारे पास आ गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म. कंपाउंड हैविंग सेम molecular constituent, compound having same arrangement but same number of bonds, same number of atoms, but arrangement in space is different, and they are of many type. For example, geometrical isomerism, optical isomerism. Geometrical are also again of type cis trans, EZ, syn nt. Optical are of many type, dextro, levo, rectus, sinister type. Then we come to the bond fission process. That means how the bond is broken and how a new bond. So after this isomerism, we are moving toward the main part of reaction mechanism. And reaction mechanism is defined as breaking of older bond and formation of new bond. That means we can also say that reaction mechanism is complete stepwise explanation of breaking of older bond and formation of new bond. This breaking of bond is also known as cleavage of bond or also known as bond fission. Now this bond fission is of 2 types, homolytic fission and heterolytic fission. Homolytic fission we get free radical. Heterolytic fission we get 2 types of the things. If carbon is more electronegative,
then carbanion. If carbon is less electronegative, carbonium ion. The breaking of these bonds results in formation of this intermediate are commonly 5 types: carbocation, carbonium ion, and free radical. This free radical is basically of 2 types, that is electrophiles and nucleophile. So 3 intermediates are there and 2 attacking reagent. पहला reagent हमारे पास क्या है? कार्बोकेटायन है, that means कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. दूसरा क्या है? कार्बेनियन है, कार्बन के नेगेटिव चार्ज. फिर क्या? फ्री रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास हाईली रिएक्टिव है, इस तरीके से. और 2 रिएजेंट है हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रो एंड फिली, इलेक्ट्रॉन लवर, न्यूक्लियस लवर. जो इलेक्ट्रॉन को लव करे वो इलेक्ट्रोफाइल है, जो न्यूक्लियस को लव करे वो न्यूक्लियोफाइल है. तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन का लवर क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज. न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो उसका लवर होगा निगेटिवली चार्ज. भाई जैसे मान लीजिए एक्स लड़का है, तो लड़के का लवर लड़की हो. अब ये बात अलग है कि आज के जमाने में चेंज हो गया, बट स्टिल पॉजिटिव गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड नेगेटिव, नेगेटिव गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव. सो न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लवर and nucleus is positively charged, so all negative groups are nucleophile, all positive groups are electrophile. Then we come to reaction intermediate. Reaction intermediate में पहला है हमारे पास कार्बोकेटायन. Carbocation is where the carbon has positive charge, and all carbocation are basically having sp2 hybridized carbon. Now this can be of 4 types: 0 degree carbon cation, 1 degree carbocation, 2 degree carbocation, and 3 degree carbocation. Example: methyl carbocation, प्राइमरी में इथाइल कार्बोकेटायन, देन 2 या यूं कह लें कि आइसो प्रोपिल कार्बोकेटायन, एंड देन टर्ड ब्यूटिल कार्बोकेटायन. कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर की ये चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मिथाइल और लेस स्टेबल देन दैट ऑफ प्राइमरी, देन दैट ऑफ सेकेंडरी, एंड देन दैट ऑफ टर्शियरी. रीजन इसका क्या है? रीजन इसका है, आगे चल के आपको मालूम होगा, हाइपर कंजुगेशन. जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी. So now we are moving towards same way carbanion. It is defined as group of atom that contains carbon atom bearing negative charge. यहाँ पर stability, methyl has more stable than that of ethyl, than that of propyl, or 0 degree more stable than 1 degree, more stable than 2 degree, which is more stable than 3 degree. Free radical again, a group having odd electron or single electron or unpaired electron. Here methyl free radical is less stable than ethyl, less stable than 2 degree, and less stable than 3 degree. Now we come to electrophiles again, nucleophiles again. Electrophiles are those electron seeking group, that means electron deficient group. जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा वही इलेक्ट्रॉन को लव करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेने जाएंगे. ये निगेटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं, या अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, या लेविस एसिड्स होते हैं. न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, निगेटिव ग्रुप होते हैं, या लोन पेयर ऑफ कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं. देन वी हैव इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट. इलेक्ट्रॉन, नाउ वी आर गोइंग टू, after this attacking reagent, we will be taking consideration of electronic displacement in covalent bond. We have 4 major type of displacement. Number 1 is inductive, number 2 electromeric, number 3 resonance, also known as mesomeric effect, and hyperconjugation, also known as no bond resonance, also known as Baker-Nathan effect. So let's talk about inductive effect first. Inductive effect
is a permanent displacement of sigma electron when an substituent is attached. Now this substituent can be of two types, either electron attracting or electron withdrawing, donating. If attracting is there or withdrawing is there, then the charge will be passed in the chain is positive. If donating is there, then the charge passed to the chain will be negative. And this passing of the charge is up to only 3 carbon. The reason behind this 3 carbon, the quantization of charge is E by 3. Sometimes what happens, people used to say, वो धीरे धीरे diminize कर जाता है. Charge never धीरे धीरे diminishes because charge is quantized. That means in the form of discrete packet of energy. So up to 3rd carbon, this effect will be seen. So all those groups which are electronegative, all those groups who has unsaturation are electron withdrawing, and the effect will be positive, but known as negative I effect. Why? Negative group is attached, positive effect is seen. So by the virtue of the name of the group or nature of the group, we call it as a minus I effect. Same way, we attach a positive group, effect will be seen negative, but the effect will be known as positive I effect. Then we have electromeric effect. Here is, there was the partial transference of electron was there, of sigma electron. Here complete transference of electron will be there, but there should be a condition, multiple bonds should be there. This is a temporary effect. जैसे ही अटैकिंग रिजेंट लगाते इफेक्ट आता है, हटाते इफेक्ट चला गया. तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी है, इंडक्टिव परमानेंट है. ये 3rd कार्बन तक, ये वन एंड से अदर एंड तक, ये भी 2 टाइप का होगा, पॉजिटिव ई एंड नेगेटिव ई, इन द सेम मैनर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एंड दैट इज रिजोनेंस इफेक्ट. रिजोनेंस इफेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ सिस्टम. And these systems are said to be conjugate system. Unless and until there is a conjugation, this movement will not be seen. And if conjugation is there, movement is there, then we call it as a conjugate effect or resonance effect or mesomeric effect. ये भी 2 टाइप का होगा, प्लस R और माइनस R, depending upon the nature of the group attached. Then we come to hyperconjugation, also known as no bond resonance, also known as Baker-Nathan effect. यहाँ पे क्या होता है कि delocalization of electron take place, और जहाँ पर बॉन्ड था वहाँ से बॉन्ड गायब हो जाता है, फिर जहाँ पर बॉन्ड गायब हुआ था वहाँ बॉन्ड आ जाता है, और जहाँ पर बॉन्ड था वहाँ से गायब हो जाता है. इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली मोशन होता रहता है. So what is hyperconjugation? Hyperconjugation is also known as no bond resonance, also known as Baker-Nathan effect. It is also in conjugate system. There should be a double bond, single bond conjugation, or positive and sigma bond conjugation. And in the effect we see bond and no bond. This was all about the syllabus of this unit.